नमस्कार मित्रों, मैं शिव प्रसाद अभिनव कोचिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण की दूसरी क्लास। इससे पहले हमने हिंदी व्याकरण में देखा था कि वर्णमाला के दो भाग होते हैं और वर्णमाला के दो भाग में हमने एक भाग का हमने अध्ययन कर लिया था, अर्थात हमने स्वरों का अध्ययन भली भांति कर लिया था। स्वरों में हमने देखा था कि स्वर के तीन भेद होते हैं, एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है हमारा प्लुत स्वर। और हमने इन तीनों प्रकार के स्वरों से आने वाले प्रश्नों पर भी चर्चाएं कर ली थी और जितने भी प्रश्न हमारे बनते हैं उनसे संबंधित बातों को हमने समझ लिया था। आज हम इससे आगे अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे, अर्थात आज हम वर्णमाला के दूसरे भाग व्यंजन का अध्ययन करेंगे। तो हम आज करते हैं व्यंजन का अध्ययन। हिंदी वर्णमाला का दूसरा भाग हमारा क्या है? व्यंजन। और हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या हमारी 33 मानी जाती है। ठीक है, 33 मानी जाती है। अब प्रश्न उठता है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों को कितने भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। तो हम पाते हैं कि हिंदी वर्णमाला में हमारे व्यंजन की कुल संख्या अर्थात 33 संख्या मानी जाती है मुख्य रूप से, और इन 33 व्यंजनों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा था। वैसे हम 4 भागों का अध्ययन करते हैं, और कौन कौन से 4 भागों में अध्ययन करते हैं इसको हम देख लेते हैं। कौन कौन से हमारे 4 भाग हैं। तो सबसे पहला भाग है मित्रों स्पर्श व्यंजन का। स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा हमारा है मित्रों उष् व्यंजन का, और जिस हम चौथे भाग की चर्चा कर रहे हैं वह हमारा है संयुक्त व्यंजन का। स्पष्ट है, अर्थात हम व्यंजन को 4 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, जिसमें हमारा पहला भाग है स्पर्श व्यंजन का। अब चर्चा यह होती है इसकी कि स्पर्श व्यंजन को स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाए, इसकी चर्चा कर लेते हैं हम। देखिए, हमारे मुख के भीतर भिन्न भिन्न उच्चारण अंग हैं, अर्थात जब हम स्पर्श व्यंजनों के वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख के भीतर हमारी जिह्वा भिन्न भिन्न उच्चारण अंगों का स्पर्श करती है, जिस कारण हम इन वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या देखी जाए तो हमारी 25 मानी जाती है, अर्थात 25 होती ही है। और इन 25 स्पर्श व्यंजन में हमारे का से मां तक के व्यंजन वर्ण आते हैं, और ये का से मां तक के जो व्यंजन वर्ण हैं हमारे 5 वर्गों में बटे होते हैं। ये 5 वर्ग कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अर्थात का से पा तक के 5 वर्गों में हमारे 25 वर्ण आते हैं, और कौन कौन से आते हैं देख लेते हैं। का वर्ग में हमारे आते हैं 5 वर्ण, का, ख, ग, घ, अंग। चा वर्ग में चा, छ, ज, झ, ञ। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा और अणा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा और ना। पा वर्ग में पा, फा,
ब, भा और मा। अर्थात इन 5 वर्गों में 25 वर्ण आते हैं और इस स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटे जाने के कारण इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कह दिया जाता है। अर्थात इसका एक और नाम हमको मिल गया। क्या मिल गया इसका एक और नाम? वर्गीय व्यंजन। स्पष्ट है? यदि परीक्षा में स्पर्श व्यंजन के स्थान पर वर्गीय व्यंजन पूछ लिया जाए तो कंफ्यूजन बनी रह सकती है। इसीलिए आप लोग जानते रहिएगा कि स्पर्श व्यंजन का एक नाम और है वर्गीय व्यंजन। स्पष्ट है? अब स्पर्श व्यंजन से हमारे लगभग जो प्रश्न बनने हैं यहाँ से, इसका हम अध्ययन कर लेते हैं। तो हमने आपको बताया था कि स्पर्श व्यंजन को स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है? जिह्वा के उच्चारण स्थानों को छूने के कारण। अब प्रश्न बनता है कि जिह्वा हमारे कौन कौन से उच्चारण स्थानों से स्पर्श करती है, अर्थात हमारे ये जो वर्ण है किन किन उच्चारण स्थानों से उच्चारित होते हैं। तो एक सूत्र हमारा है, उस सूत्र को समझते हैं। के टी एम 2, अर्थात के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारा का वर्ग है, का से कंगा तक, इसका उच्चारण हमारे कंठ से होता है। चा वर्ग अर्थात चा से या तक का उच्चारण तालु से होता है। टा से अणा तक का उच्चारण हमारा मूर्धा से होता है। ता से ना तक का उच्चारण हमारा दंत से होता है और पा से मा तक का उच्चारण हमारा ओष्ठ से होता है। स्पष्ट है? अब इतनी बात तो हमने जान ली कि का से मा तक के जो वर्ण होते हैं कहां कहां से उच्चारित होते हैं, अर्थात किन किन उच्चारण स्थानों से इनका उच्चारण किया जाता है। इसके अतिरिक्त हमारा यहां हम देखते हैं कि जो ये प्रत्येक वर्ण के अंत में ये जो 5वां वर्ण आया है, ये प्रत्येक वर्गों के अंतिम वर्ण जो हैं इन्हें हम पंचमा अक्षर के नाम से जानते हैं। पंचमा अक्षर के नाम से जानते हैं और इन्हीं को अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। स्पष्ट है? इसके अतिरिक्त इन सभी 5 वर्णों का जो उच्चारण होता है यह नासिका से भी होता है। कहां से होता है? यह नासिका से भी होता है, अर्थात यह अपने वर्गों के उच्चारण स्थान के साथ साथ नाक से भी उच्चारित होते हैं। अर्थात यह जो हमारे पंचमा अक्षर हैं इनके लिए हम कह सकते हैं कि यह संयुक्त रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण है, क्योंकि यह नासिका के साथ साथ अपने वर्गों के उच्चारण स्थान के साथ भी उच्चारित होते हैं। स्पष्ट? अब आगे देखते हैं यहां से और कौन सा प्रश्न बन सकता है। तो यहां से हमारा एक प्रकार का प्रश्न और पीछे देखने को मिला है परीक्षाओं में कि ये जो हमारा चा वर्ग है, चा वर्ग, इस चा वर्ग को हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन? क्योंकि ये जो हमारा चा वर्ग है इसके उच्चारण में हमारे मुख के भीतर
संघर्ष होता है, घर्षण होता है, जिस कारण इसको स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। और अब तक हमने जो भी प्रश्न देखे हैं वहां पर सर्वाधिक हमारा झा ही पूछा गया है कि झा हमारा किस प्रकार का वर्ण है। तो झा हमारा क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। चलिए अब आगे चलते हैं, अंतस्थ व्यंजन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अंतस्थ व्यंजन जो है, इसको अंतस्थ व्यंजन ही क्यों कहा गया, कुछ और क्यों नहीं कहा गया, इसको देखते हैं। देखिए जो हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं, इनको अंतस्थ व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में जो हमारी वायु होती है मुख के भीतर ही रह जाती है, अर्थात इनके उच्चारण हमारी वायु मुख से बहुत कम बाहर आती है, जिस कारण इन्हें अर्ध स्वर की संज्ञा भी दे दी गई है। और इनके संख्या देखें तो इनकी संख्या हमारी 4 मानी जाती है। और ये है कौन कौन से? तो ये है या, वा, रा, ला। देखिए इनको हमने साथ में रख लिया है, आगे देखिए क्यों रखा है हमने साथ में। ठीक है, वैसे या, रा, ला, वा लिखते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर हमने या, वा, रा, ला सब साथ में रख लिया है। क्यों रखा है इसको भी देखिए। हमने क्या बताया कि इनके उच्चारण में जो वायु होती है मुख के भीतर ही रह जाती है, अर्थात बहुत कम बाहर आती है, जिस कारण इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और इनके उच्चारण में समय भी कम लगता है, जिस कारण इनको अर्ध स्वर भी कह दिया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि अर्ध स्वरों में सर्वाधिक हमारी पुस्तकों में या और वा को ही दिया जाता है। और क्यों दिया जाता है? क्योंकि यह स्वरों के सर्वाधिक नजदीक माने जाते हैं, जिस कारण या और वा को अर्ध स्वर की संज्ञा दी जाती है। अब क्यों दी जाती है इसको भी देख लेते हैं। भाई इनको यदि अर्ध स्वर स्पेशली अलग से कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है देख लेते हैं। जैसे हमने कह दिया महिलाएं, या इनको हमने लिख दिया महिलाएं, लिख सकते हैं इस तरह से भी हम। इसका मतलब ये दोनों शब्द एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहे हैं और दोनों एक ही बात का अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं, इसीलिए या तो ए लिखा जाए या तो ए लिखा, दोनों का एक ही होता है। इसी प्रकार से हम इसका भी देख लेते हैं। हमने या का देख लिया, हम वा का भी देख लेते हैं। हमने कह दिया कौआ, या इसी को कह दिया हमने कौआ। अब आ लिखा, यहाँ वा लिखा, और दोनों का अर्थ हमारा एक ही निकल रहा है। इसका मतलब ये दोनों अर्ध स्वर के सर्वाधिक नजदीक हैं, इसीलिए इन दोनों को ही अर्ध स्वर कह दिया जाता है। और परीक्षा में अर्ध स्वर हमारा या और वा ही पूछा गया है अब तक जब भी पूछा गया है। ठीक है, स्पष्ट है क्यों पूछा गया है। और साथ में इसलिए भी पूछा जाता है क्योंकि हमारा जो रा है, रा ये हमारा लुंठित और इसी को प्रकंपित या कंपित कह दिया जाता है। लुंठित प्रकंपित व्यंजन है हमारा रा। क्यों कहते हैं इसको लुंठित या प्रकंपित? क्योंकि जब हम रा का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा झटके से ऊपर जाती है और जीवा हमारे कंपन होता है, जिस कारण इसको लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है। अब चर्चा करते हैं ला की। ला जो हमारा ला है इसको हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और पार्श्विक व्यंजन क्यों कहा जाता है इसको भी समझते हैं। देखिए जब हम ला का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा ऊपर उठ जाती है, जिसके कारण हमारे मुख से वायु बाहर आने के लिए जो मार्ग होता है वह बंद हो जाता है, किंतु वायु जो है जिह्वा के दोनों किनारों को स्पर्श करते हुए बाहर निकल जाती है, जिस कारण इसको हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। स्पष्ट है? चलिए हमारा अंतस्थ व्यंजन भी हो गया। अब चर्चा करते हैं हम ऊष्म व्यंजन की।
ऊष्म व्यंजन की चर्चा करें तो हम देखते हैं कि जो ऊष्म व्यंजन है, इन ऊष्म व्यंजनों की संख्या हमारी 4 मानी जाती है। लेकिन ऊष्म व्यंजन अर्थात ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। क्या गर्म व्यंजन? नहीं, गर्म व्यंजन नहीं। ऊष्म व्यंजन को ऊष्म व्यंजन इसलिए कहा जाता है कि इन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख के भीतर घर्षण होता है और घर्षण के कारण जो वायु होती है मुख से गर्म बाहर आती है, जिस कारण इन्हें ऊष्म व्यंजन की संज्ञा दे दी गई है। और इनकी संख्या 4 है। और ये कौन कौन से 4 हैं इसको भी देख लेते हैं। ये 4 हमारे हैं श, श, स और ह। अब ये 3 तो हमारे सा हो गए, लेकिन कौन कौन से हैं शा? देखिए, कहने के लिए हम लोग जब पढ़ते थे, छोटे थे, तो कहते थे बड़ा शाह, खष्टी शाह, छोटा सा। लेकिन अब इसको हमें इस तरह से नहीं पढ़ना है। ये हमारा क्या है? ये हमारा है तालव्य शाह, क्योंकि इसका उच्चारण हमारी तालु से होता है। यह हमारा है मूर्धन्य शाह, क्योंकि इसका उच्चारण हमारे मूर्धा से होता है। और ये हमारा है दंती, और हाथ हमारा कंठ से उच्चारित होता है। ठीक, ये हमारे दंत से उच्चारित होता है। चलिए, तो हमने ऊष्म व्यंजन का भी अध्ययन कर लिया। अब हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन। अब ये संयुक्त व्यंजन जो है, इन संयुक्त व्यंजन को संयुक्त व्यंजन क्यों कहा गया? क्योंकि ऐसे व्यंजन वर्ण जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने और एक अलग रूप धारण कर ले, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। स्पष्ट है? कैसे, कौन कौन से हैं? इनकी संख्या भी हमारी 4 ही मानी जाती है। और ये हमारे हैं छ, त्र, ज्ञ और श्र। अब ये तो 4 वर्ण मिल गए हमको, लेकिन ये किन किन से मिलकर या किन किन के योग से बने हैं, जिसके कारण ये क्या है? इसके कारण ये संयुक्त हुए हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमारा ये छा है, ये हमारा किससे मिलकर बना है? आधे का और मूर्धन्य शा के योग से। आधे का और मूर्धन्य शा के योग से। और जो हमारा त्रा है, यह हमारा आधा ता और रा के योग से बना है। और ये जो हमारा ज्ञा है, जिसको हम ज्या कहते हैं, ये हमारा आधे जा और यहाँ के योग से बना है। और श्रा जो है हमारा तालव्य शा, आधा और रा के योग से बना है। स्पष्ट है? अब तो हमने यहां पर संयुक्त व्यंजन को भी देख लिया। ठीक, इस प्रकार हमने व्यंजन के चारों रूपों को देख लिया। लेकिन फिर भी हमारा व्यंजन से अभी कुछ छूट रहा है। क्या छूट रहा है मित्रों? तो देखते हैं। व्यंजन से अभी हमारा छूट रहा है क्या? द्विगुणी व्यंजन। क्या छूट रहा है? द्विगुणी व्यंजन। अब ये द्विगुणी व्यंजन क्या है? ऐसा व्यंजन वर्ण जिसमें 2 गुण पाया जाए। एक गुण तो संयुक्त का और दूसरा गुण हमारा स्पर्श का। अर्थात हम देखते हैं हमारा डा और ढा है, तो डा और ढा तो हमारा स्पर्श व्यंजन हो गया। लेकिन इनके नीचे यदि दोनों में बिंदी लगा दी जाए, इनके नीचे दोनों में यदि बिंदी लगा दी जाए, तो ये हमारा अड़ा हो जाएगा और ये हमारा ढ हो जाएगा। का मतलब ये द्विगुणी व्यंजन हो गए। और द्विगुणी व्यंजन के साथ साथ इन्हीं को हम उच्छिष्ट व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन क्यों? क्योंकि जब हम अड़ा कहते हैं तो हमारा जो जिह्वा होती है वह झटके से जाती है, फिर नीचे आती है, जिस कारण को उच्छिष्ट भी कह दिया जाता है। और इनका नियम यह कहता है कि द्विगुणी व्यंजन से कभी भी किसी शब्द का प्रारंभ नहीं हो सकता है। यह प्राय या किसी शब्द के मध्य में आएंगे या किसी शब्द के अंत में आएंगे। इनका प्रयोग प्रारंभ में कभी भी नहीं
हो सकता है। स्पष्ट है? तो हमारा द्विगुणी व्यंजन भी हो गया। और अभी भी हम देखते हैं कि 33 4 37 2 39 और 11 हमारे स्वर, तो 50 ही हुए और हमारे वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है। इसका मतलब 2 अभी कुछ छूट रहा है। तो 2 क्या छूट रहा है? हमारे 2 वर्ण यहाँ पर वर्णमाला में 2 वर्ण हमारे छूट रहे हैं अयोग वाह के, अर्थात जो हमारा अयोग वाह है, अयोग वाह। इसी वक्त इसका भी अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ पर अयोग वाह, ये अयोग वाह क्या होता है? अयोग का मतलब जो योग्य ना हो, वाह का अर्थ जो वहन किया जाए, अर्थात जो योग्य ना हो फिर भी उसका वहन किया जाए, अयोग वाह होता है। अर्थात जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, तो वह क्या है? अयोग वाह। तो हमारे हिंदी वर्णमाला में 2 अयोग वाह पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक हमारा होता है अनुस्वार और दूसरा हमारा होता है विसर्ग। अनुस्वार विसर्ग। स्पष्ट है? अनुस्वार को हम कहते हैं अंग और विसर्ग हमारा होता है आहा। इसका चिन्ह होता है किसी वर्ण के ऊपर बिंदु और इसका चिन्ह होता है किसी वर्ण के अंत में 2 बिंदु। ठीक है? तो आज की क्लास में मित्रों हमने व्यंजन को भली भांति पढ़ लिया और आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमारी ये वीडियो किस पर कैसी लगी, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही मित्रों। जय हिंद, जय भारत।